ये है आपका लर्निंग कि लर्निंग क्या है कि हम सीखते कैसे हैं। जैसे आपसे कोई ये पूछता है कि आपको खाना बनाना आता है, खाने में आप क्या क्या डिशें बना सकते हो, तो आप कुछ को ये बोलोगे कि मुझे वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने उनको करना सीखा नहीं है। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको साइकिल चलाना आता है, तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है। वो क्यों आता है आपको? क्योंकि आपने उसको सीखा था, और सीखने के बाद आपके बिहेवियर में जो चेंज आया है उसको कहते हैं लर्निंग। कि साइकिल आपको चलाना आ गया है, कुछ टाइम आपने साइकिल चलाया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने साइकिल चलाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीने के बाद फिर अगर आपको साइकिल दिखाई देती है तो आप वो साइकिल चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको सीख लिया है। और जो काम हम सीख लेते हैं उससे हमारे बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है, कि हम उसको भूलते नहीं है। कि वो हमारी क्या है, इनसाइट या लेटेंट लर्निंग है, कि हम उसको जब टाइम मिलता है उसको करके दिखा देते हैं। तो लर्निंग का यही पर्पज है कि हमारे बिहेवियर में क्या करती है, ये एक चेंज लेकर आती है। कि सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, कि हम जो चीजें सीखते हैं उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, किसी के पास ये +2 में भी था, लेकिन किसी के पास +2 में नहीं था। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा कि साइकोलॉजी क्या है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में से क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो धीरे धीरे आपने उस चीज को सीखा, और अब आपको पता है कि साइकोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो आपने इस चीज को सीख लिया, तो अब आपको जो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी मुश्किल नहीं लग रही है। लेकिन कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं हमारे व्यवहार में, जैसे हम थक जाते हैं, हमें बीमारी हो जाती है, हम दवाई लेते हैं, या फिर हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आती है। इन चीजों से भी आपके बिहेवियर पर असर पड़ता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन हम इसको लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग हम किसको कहेंगे? सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों को हम कहेंगे, या फिर उन्हीं चेंज को हम कहेंगे जो हम प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जिसका हमें एक्सपीरियंस होता है। कि मेनली हम लर्निंग किन को कहेंगे? कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट या ऐसे कार्य जिनको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और इन दोनों के बीच से जो हम सीखते हैं उसको बोला जाता है लर्निंग। ना कि हम जो काम करते हैं हम थक जाते हैं, या फिर हम कुछ दवाई लेते हैं, या हम बीमार हो जाते हैं, या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनसे जो हमारे व्यवहार में चेंज आएगा वो लर्निंग नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि जिस टाइम हम बोलते हैं, हम कुछ काम सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और नए एक टाइम में जाकर, नए इन्वायरमेंट में जाकर हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो आपकी लर्निंग कहलाता है। कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में हेल्प करता है। कि हमने एक चीज सीख ली कि हमें यहाँ कैसे काम करना है, दूसरी बार कि दूसरे एनवायरनमेंट में हम गए हैं वहां हमें कैसे एडजस्ट करना है। तो इन चीजों से हमारे व्यवहार में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे लर्निंग बोलेंगे। यहाँ कुछ डेफिनेशंस भी दी गई हैं। स्टेंज और चैंपन ने ये बोला है कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत यानी कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है। कि ऐसा कोई काम जो हम सीखते हैं उसमें हमारे एक्सपीरियंस का और हमारे प्रैक्टिस का इफेक्ट पड़ता है, और हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लर्निंग कहलाएगा। मॉर्गन एंड किंग ने यही बताया है कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अपेक्षाकृत क्या है? कि हमारे व्यवहार में जो चेंज आ गया है वो जल्दी से चेंज नहीं होता, वो चलता रहता है। जैसे आपने गाड़ी चलानी सीखी है, आपको ड्राइविंग आती है, आपको साइकिल चलाना आता है, लेकिन कुछ टाइम तक आप इसे यूज नहीं करते, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इनको यूज करते हो तो आप इसको अच्छे से चला लेते हो। तो ये है आपका लर्निंग का मीनिंग और इसकी कुछ डेफिनेशंस। अब हम करेंगे कि इसके क्या चेंज होता है, यानी कि इसकी नेचर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। कि व्यवहार हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जो हम सीखते हैं उससे क्या होता है, व्यवहार बदल जाता है। प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम सीखना नहीं कहते। जैसे हमने कुछ काम सीख लिया और हमारे व्यवहार में कोई भी चेंज नहीं आया, हम उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाए, तो सीखना नहीं कहा जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा और अनुकूल परिवर्तन भी हो सकता है, और एक मैल अडेप्टिव परिवर्तन भी हो सकता है कि हम कुछ अच्छा काम सीखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर में अच्छा इफेक्ट आएगा, लेकिन कुछ काम हम ऐसा भी सीखते हैं जिससे हमारा जो व्यवहार है मैल अडेप्टिव हो जाएगा, हम वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरह के परिवर्तन क्या है आपके लर्निंग के अंतर्गत कहे जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना, स्वेटर बुनना सीखना आदि व्यवहार क्या है, एक अच्छा और अनुकूल परिवर्तन है आपके व्यवहार में। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये क्या है, ये भी व्यक्ति सीखता है अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से, लेकिन इनसे हमारे व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा, मैल अडेप्टिव परिवर्तन आएगा, जो समाज में मान्य नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति का फलस्वरूप होता है कि हमारे व्यवहार में जो भी चेंज आता है, The change in behavior occurs as a function of practice or experience, कि जो भी हमारे व्यवहार में चेंज आएगा उसके वो किसके परिवर्तन से आएगा, हमारी प्रैक्टिस से और हमारे एक्सपीरियंस से। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया है और अपनी गलतियों को दोहरा रहा और सीख रहा है, तो एक्सपीरियंस से तात्पर्य है व्यक्ति की आकस्मिक अनुभूतियों, यानी कि उसके एक्सपीरियंस में कैसे चेंज होता है, कैसे वो अपनी गलतियों को बार बार सुधारता है। जैसे बोला गया है ना कि आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। पहले कोई काम करेगा तो कुछ गलती होगी, फिर उसको एनालाइज करेगा कि हाँ मैंने ये काम किया है तो इसमें कैसे गलती हुई है, तो उसको सुधार लेगा। जैसे हम टाइप करना सीखते हैं, टाइप में हम पहले गलती करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्रॉपर टाइप हम बिना किसी मिस्टेक के करना सीख जाएंगे। यानी कि हमारा ऐसा बिहेवियर जिसको करने पर हमारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जितनी बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही वो काम परफेक्ट होता चला जाएगा। क्योंकि जो हमारी टाइप करने की प्रक्रिया हमारी एक ट्रेनिंग ही तो है, हम ट्रेनिंग से ही लर्निंग को सीख रहे हैं। बार बार हम टाइप करेंगे, बार बार हमारी उंगलियों में जो गलतियां हुई है वो सुधर जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिना किसी एरर के टाइप करना अच्छे से सीख लेंगे। तो ये क्या है, आपका एक्सपीरियंस है। जैसे यहाँ बताया आपका एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, यदि किसी व्यक्ति का हाथ गर्म स्टोव या बर्तन पर अचानक पड़ जाता है, जैसे अभी आप किचन में जाएंगे या फिर आपने चाय बनाई है, फिर दूध गर्म आपने किया है, फिर सब्जी आपने बनाई है, तो जैसे ही आप उसको टच करोगे तो बहुत गर्म आपको लगेगा। तो आपने पहली बार में एक्सपीरियंस कर लिया कि ये गर्म बर्तन है, अगर मैं गर्म बर्तन को छूंगा तो मेरे हाथ जल जाएंगे या फिर मेरे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि गर्म चीजों को जल्दी से नहीं छूना है। तो आपका वो अनुभव था, जब आप दोबारा किचन में जाओगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये बर्तन गर्म है। ये क्या है, जो हमने सीखा है उसमें हमारी प्रैक्टिस और हमारा एक्सपीरियंस दोनों हमने यूज किए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि जो हम सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब ये क्या है कि सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो एक खास समय तक एक तरह से स्थायी रहता है। यानी कि हमें साइकिल चलाना आया है तो लंबे समय तक हम उसको नहीं भूलेंगे। उस खास समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, ये लाइफ टाइम तक के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है और कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। जैसे यदि कि कोई व्यक्ति टाइप करना सीखता है तो उसके व्यवहार में हुआ परिवर्तन कुछ समय तक स्थायी रहेगा। यानी कि आपने टाइप करना सीख लिया, अगर आप रेगुलर टाइप करते रहोगे तो आप में वो चेंज लंबे समय तक रहेगा कि आपने टाइप करना सीख लिया। अगर आपने टाइप करने की प्रैक्टिस को छोड़ दिया तो 3-4 महीने के बाद हम टाइप करना भूल जाएंगे। तो ये क्या है, जो हमारा रिलेटिवली चेंज है इसका टाइम कुछ समय के लिए भी हो सकता है, लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है। जैसे हम खाना बनाते हैं, वो हमारा क्या है, एक लंबे समय तक हम उस चीज को करते रहते तो उसको हम नहीं भूलते, उसका टाइम हमारे लिए काफी बड़ा हो जाता है।
तो ये कुछ इसके निष्कर्ष थे और कुछ इसकी डेफिनेशंस थी। तो लर्निंग मेनली क्या है, एक ऐसा काम जिसके द्वारा हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और हमारे व्यवहार में एक चेंज आ जाता है, वो हमारा लर्निंग कहलाता है। तो ये इसकी मीनिंग है। और हम अब करेंगे पहली थ्योरी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ये दिया था पेवलोव ने, क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले पेवलोव आए थे, जिसका नाम है आई.पी. पेवलोव, जो फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि शरीर वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो पाचन संबंधी क्रियाएं हैं उनके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया था, कि व्यक्ति को भूख लगती है और वो खाना कैसे पचाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो डाइजेस्ट की प्रक्रिया है हमारी ह्यूमन बॉडी की, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। और इनकी स्टडी से इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था, जो 1904 में इनको उनके काम के लिए दिया गया है। तो इसने किस चीज पर स्टडी की थी, इन्होंने ये कहा था कि जब व्यक्ति को भूख लगती है या फिर वो कोई स्वादिष्ट भोजन अपने सामने देखता है, तो उसके मुंह से सलाइवा सीक्रेट होता है। जैसे अगर मैं आपको अभी किसी अच्छी सी डिश का नाम लूं, जैसे मैं गुलाब जामुन का नाम लूं, तो कईयों के मुंह में तो अभी ही पानी आ जाएगा। वो जो मुंह में पानी आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा सीक्रेट। कि आपको एक अच्छा भोजन देखकर या फिर अच्छा कोई जो चीज आपको पसंद है, खाने की कोई चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है, यानी कि लार आ जाती है। इस घटना की इन्होंने स्टडी की थी और इस घटना के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने क्या किया था, पेवलोव ने सीखने के सिद्धांत का आधार कंडीशनिंग को माना है। इन्होंने ये कहा था, अगर हम बार बार एक व्यक्ति के सामने एक ही स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट करेंगे, तो वह व्यक्ति उस स्टिमुलस से एक संबंध स्थापित कर लेता है, एक अनुबंध उसका हो जाता है, जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जैसे जब आप +2 कर अपने नए कॉलेज में आए थे, तो यहाँ आपको अलग टीचर मिले थे। जो +2 में आपको पढ़ाते थे वो टीचर आपके +2 में रह गए हैं। और जब आप नए इन्वायरमेंट में आए हैं तो आपके सामने अलग अलग टीचर आए हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब आपको एक फिक्स टाइम पर, फिक्स समय में, फिक्स जो आपका टीचर है, जो आपका सब्जेक्ट है, रोज आपको 11 बजे या फिर 12 बजे क्लास में मिलता है, तो आपकी उसके साथ एक कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ, कि बार बार टीचर यही आ रहे हैं और ये हमें सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने उस टीचर को स्टिमुलस के रूप में बार बार रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपकी कंडीशनिंग उसके साथ हो जाती है। और जब एक सब्जेक्ट के एक व्यक्ति की उस स्टिमुलस से कंडीशनिंग हो जाती है, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है। और ये रिस्पॉन्स किस पर बेस है, एसोसिएशन पर, कि टीचर का एसोसिएशन और बच्चे का एसोसिएशन कैसे चल रहा है, उन दोनों के बीच क्या रिस्पॉन्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। ये होता है कंडीशनिंग। जैसे बच्चे हैं छोटे, वो काम नहीं करते, तो हम उनको एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आप ये काम कंप्लीट करोगे, इंग्लिश का वर्क अगर कंप्लीट करोगे, तो आपको टॉफी या चॉकलेट दिया जाएगा। तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है उस चॉकलेट से कि हाँ, अगर मुझे ये काम मैंने कर दिया तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो इस स्टडी को बोलते हैं टाइप एस थ्योरी। पेवलोव की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको बोला गया टाइप एस थ्योरी। यहाँ पर टाइप एस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के सामने स्टिमुलस को प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर व्यक्ति के सामने स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होगा तो वह कंडीशनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए पेवलोव की थ्योरी की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें एस, टाइप एस भी नाम दिया गया है। तो इन्होंने जो ये है अपने इस प्रयोग को एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। इस डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ कि एक डॉग होता है और उस डॉग को किसी एक मशीन के ऊपर बांध दिया जाता है और डॉग के मुंह के आगे एक बॉक्स लगा हुआ होता है, उस बॉक्स में वो अपनी लार टपकाता है। एक ऊपर बेल होती है। तो ये सारा मॉडल होता है इसके अंदर। तो इसमें पेवलोव ने क्या किया कि शुरुआत में उसने एक स्टिमुलस दिया था और उस स्टिमुलस से उस सब्जेक्ट ने क्या किया, एक अनुक्रिया की, कि जैसे है वो डॉग है, वो भूखा है, उसके सामने अगर रोटी रख देते हैं तो रोटी को देखकर वो क्या करता है, लार टपकाता है, यानी कि सलाइवा को सीक्रेट करता है। पेवलोव के अनुसार जब कोई स्वाभाविक या उपयुक्त उद्दीपक को जीव के सामने उपस्थित किया जाता है, तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स करता है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ हम खींच लेते हैं,
भूखा होने पर हमें भोजन देकर मुंह में लार आ जाती है। कुछ ऐसी है अनुक्रियाएं हैं। जैसे ये चीजें तो आप भी देखते हो, अगर आपको भूख लगी हुई है और आपको खाना खाना है तो पहले ही आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा कि हाँ मुझे भूख लगी और मुझे खाना खाना है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी के लिए सलाइवा को सीक्रेट करोगे। जब यह स्वाभाविक और उपयुक्त उद्दीपक के ठीक कुछ सेकंड पहले एक दूसरा उपस्थित, मतलब जब हमने क्या किया, जैसे आपको भूख लगी है, आपको खाना दिया, आपने वो खाना खा लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं आपको खाना देने से पहले एक बेल बजाऊंगी कि वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो बेल बजेगी और बेल बजने के बाद आपको खाना मिलेगा। तो आप धीरे धीरे अपना सलाइवा उस बेल पर भी सीक्रेट करना शुरू कर दोगे कि हाँ बेल बजी है, बेल बजते ही मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। यहाँ पर ये बताया गया है। अब जैसे इसने बताया कि कुछ ट्रायल्स के बाद उस तटस्थ उद्दीपक द्वारा ही स्वाभाविक अनुक्रिया होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति के सामने घंटी बजाकर बार बार भोजन देंगे तो कुछ प्रयासों के बाद मात्र घंटे बजते ही उस व्यक्ति के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाएगा। पेवलोव ने इसे तटस्थ उद्दीपक यानी कि घंटी बताया है और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, लार आना बताया है। तो इस बीच में इन्होंने क्या किया, अपनी क्रिया को कंप्लीट किया है। ये है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको हम आगे पूरा करेंगे, आज टाइम हो गया है। देखो सिंपल सी बात है कि पेवलोव क्या कहना चाहता है। इसने ये बोला है कि व्यक्ति क्रिया कब करेगा, जब उसके सामने कोई स्टिमुलस या कोई उद्दीपक उसको दिया जाएगा। अब आप लोग कब पढ़ोगे, जब आपका टेस्ट है या फिर आपके एग्जाम है, यानी कि वो एक स्टिमुलस आपके सामने है कि मेरे एग्जाम है और मुझे एग्जाम क्लियर करने हैं, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे कि स्टिमुलस होना चाहिए एक व्यक्ति के सामने। जैसे आप किचन में गए हैं, आपके सामने कोई गर्म चीज रखी हुई है और उस गर्म चीज को आपने छू लिया, आपको गर्म लगा, तो आपकी उसके साथ कंडीशनिंग हो जाती है। ऐसे ही पेवलोव ने क्या किया था, एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। देखो इसके अंदर दो बातें आएंगी, एक होता है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक होता है आपका कंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल को बोलते हैं UCS और कंडीशनल को बोलते हैं CS। अनकंडीशनल क्या है, आपको भूख लगी है तो भूख लगती है, आपको खाना मिल गया, आपने खाना खा लिया। हमने कंडीशन क्या लगाई कि अगर आप ये काम पूरा कर लोगे उसके बाद आपको खाना मिलेगा। तो इसने डॉग के ऊपर क्या कंडीशन लगाई कि पहले बेल बजेगी, बेल बजने के बाद आपको खाना मिलेगा, फिर आपकी भूख शांत होगी। तो पहले डॉग ने क्या किया, जैसे ही खाना आया उस पर उसने लार टपकाई, लेकिन पेवलोव ने एक टाइम के लिए ये किया कि बेल बजाई और बेल बजाने के बाद उसको खाना दिया, तो डॉग ने उस बेल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दूसरी बार पेवलोव ने फिर बेल बजाई और उसको भोजन दिया, तो तीसरी बार उस डॉग को ये समझ में आया कि ये मुझे बेल बजा रहे हैं, बेल बजाकर मुझे ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे खाना आएगा। तो उस डॉग ने क्या किया, उस बेल पर भी सलाइवा सीक्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये कंडीशनिंग है पेवलोव की। हाँ बोल सकते बेटा, मैंने आपको परमिशन दे दी है बोलने की। समझ आ गया मैम। आ गया समझ में, ये बहुत आसान है, लर्निंग साइको फिजिक्स से बहुत यस अलग है। मैम, एक बार आ में गया समझ में आ मैम। गया ना आपको ये। यस कल मैम। हम अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना, इसके अंदर आपके 3-4 टॉपिक, एक तो होता है UCS जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक होता है CS कंडीशनल स्टिमुलस, एक आपका CR कंडीशनल रिस्पॉन्स और एक आपका UCR जो बोलता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो 2-4 चीजें हैं, ये मैं कल आपको नोट करवा दूंगी और फिर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो थ्योरी है आपकी लर्निंग की बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा भी आएगा इनको पढ़ते हुए और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगी ये।